वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी की कविता आत्मकथ्य की व्याख्या पढ़ेंगे। तो व्याख्या पढ़ने से पहले हम सर्वप्रथम इस कविता के विषय में जान लेते हैं। तो ये जो कविता है उसके विषय में क्या है कि सन 1932 की बात है। उस समय हंस पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद जी कर रहे थे। तो मुंशी प्रेमचंद जी के संपादन में हंस पत्रिका में एक आत्मकथा विशेष अंक निकलना तय हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे आग्रह किया, उनसे निवेदन किया कि वे भी अपनी आत्मकथा लिखें। आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। परंतु जयशंकर प्रसाद जी अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे, वे इस बात से सहमत नहीं थे। तो इसी असहमति के तर्क से उत्पन्न हुई कविता है आत्मकथ्य। अब आपने सुना कि हंस पत्रिका में आत्मकथा विशेष अंक निकलना तय हुआ था, जिसके अंतर्गत कवि ने क्या लिखा था? आत्मकथ्य लिखा था। उन्होंने आत्मकथा नहीं लिखी थी। तो यहाँ पर आत्मकथ्य और आत्मकथा में अंतर होता है। यह आपको काव्य के साथ साथ गद्य में भी हेल्प करेगा जब आप मनु भंडारी जी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आत्मकथ्य और आत्मकथा में अंतर क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आत्मकथ्य क्या होता है। आत्मकथ्य में कवि या लेखक अपने जीवन से जुड़ी घटनाओं के प्रति इशारा मात्र करता है। यानी कि आत्मकथ्य लिखते समय कवि या लेखक पूरी स्वतंत्र इस बात के लिए स्वतंत्र होते हैं कि वह अपने जीवन में घटित किन घटनाओं के बारे में बात करना चाहते हैं और कितना बात करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आत्मकथा होती है ये बहुत डेंजरस होती है, ठीक है। तो जो आत्मकथा है उसमें लेखक को अपने जीवन में घटित अच्छी बुरी सभी घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ लिखना होता है। यानी कि आत्मकथा लिखते समय व्यक्ति के पास स्वतंत्रता नहीं होती है कि वह अपने जीवन में घटित किसके बारे में बताना चाहता है और किसके बारे में नहीं बताना चाहता है। यहाँ पर उसे सब कुछ और बहुत ही ईमानदारी से लिखना होता है, ठीक है। तो ये तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि आत्मकथा विशेष अंक के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी ने आत्मकथ्य लिखा है, आत्मकथा नहीं लिखी है। यानी कि यहाँ पर वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि वह अपने जीवन में किन घटनाओं के बारे में हमसे बात करना चाहते हैं और उसके संबंध में वो कितना बताना चाहते हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं कविता पर, व्याख्या देखते हैं। तो कविता है आपकी मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। कविता के संबंध में ये थोड़ा सा जान लीजिए कि यह छायावादी शैली में लिखी गई कविता है, क्योंकि प्रसाद जी छायावादी कवि थे। तो छायावादी शैली में लिखी गई कविता है और इसमें यथार्थ और वास्तविक जीवन का, यानी कि वास्तविक जीवन के और अभाव पक्ष का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। साथ ही इस आत्मकथ्य कविता में प्रसाद जी ने अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए मधुर पलों को भी याद किया है, क्योंकि उनकी पत्नी का देहांत जो है वह युवावस्था में ही हो गया था। तो देखिए कविता में क्या कहते हैं प्रसाद जी। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो इसका प्रसंग क्या है? प्रसंग यह है कि इस कविता में प्रसाद जी अपनी आत्मकथा न लिखने के कारणों का उल्लेख करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुप गुनगुनाकर, मधुप यानी कि भंवरा। तो कहते हैं कि आज मेरा मन रूपी भंवरा अतीत की यादों के आसपास गुनगुना कर न जाने अपनी कौन सी कहानी कहना चाह रहा है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो कवि का जो जीवन रूपी वृक्ष है उसमें सुख रूपी पत्तियां अब मुरझा करके गिर रही हैं। तो पत्तियों का मुरझा करके गिरने का मतलब है यह दुख का प्रतीक है। यहाँ पे कवि ये कहना चाहते हैं कि उनके जीवन में सुख का स्थान अब दुख ने ले लिया है, ठीक है।
इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। उपहास का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, तो व्यंग मलिन उपहास का मतलब है किसी का बहुत गंदे तरीके से मजाक उड़ाना। ठीक है। गंभीर का मतलब शांत, अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, आकाश के लिए आया है, असंख्य मतलब अनगिनत, जीवन इतिहास मतलब कि पूरा जीवन इतिहास जिसे हम आत्मकथा कहते हैं। ठीक है। तो कवि क्या कह रहे हैं, अपनी आत्मकथा न लिखने के कारणों में एक और कारण जोड़ते हुए क्या कहते हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में, कहते हैं कि इस शांत गंभीर अनंत नीले आकाश में असंख्य अनगिनत लेखकों एवं कवियों का जीवन इतिहास उनकी आत्मकथा के रूप में मौजूद है। और ये संसार के लोग क्या करते हैं, उनकी आत्मकथा को पढ़ते हैं और उनकी कमियों का मजाक उड़ाते हैं, उनका उपहास करते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। अब अपने दोस्तों से पूछते हैं, कहते हैं कि ये जानते हुए भी कि यदि मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा और लोग मेरी कमियों का मजाक उड़ाएंगे, तब भी तुम चाहते हो कि मैं अपनी आत्मकथा यानी कि अपनी दुर्बलता भरी और हताश भरी जो मेरी आत्मकथा है, जो मेरी जीवन गाथा है, उसे मैं लिख डालूं और लोग मेरा मजाक उड़ाएं, मैं अपना उपहास उड़वाऊं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। गागर रीति का मतलब है कि गागर यानी कि घड़ा, और वह खाली पड़ा है। ठीक है। तो कहते हैं कि यह सब सुन करके देख करके, अपने दोस्तों से पूछ रहे हैं कि जब लोग मेरी आत्मकथा पढ़ करके मेरी कमियों का मजाक उड़ाएंगे, तो यह सुन करके देख करके क्या तुम्हें सुख मिलेगा? तुम यह जान करके खुश होगे कि मेरा जो जीवन रूपी घड़ा है वह बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, उसमें कोई भी सुख नहीं है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो। कहते हैं कि यदि मैंने अपनी आत्मकथा में कुछ ऐसा लिख दिया जिससे पढ़ करके कहीं तुम लोगों को ये न लगे कि मेरे जीवन रूपी घड़े में जो कुछ सुख था उसे खाली करने वाले तुम अपने आप को ही समझने लगो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले, कहीं तुम्हें ऐसा न लगे कि मेरे जीवन रूपी घड़े में जो कुछ भी सुख या आनंद रूपी रस था उसे तुमने ले करके अपने जीवन रूपी घड़े में भर लिया है। ठीक है। मेरा रस ले यानी कि मेरे सुख को लेकर के तुमने अपने घड़े में भर लिया है। यह विडंबना, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। भूले अपनी यानी कि अपनी गलतियां जो मुझसे मिस्टेक हुई हैं, प्रवंचना यानी कि छल प्रपंच धोखा। ठीक है। और विडंबना का मतलब होता है दुर्भाग्य। तो कवि कहते हैं यह बड़ी विडंबना है, कहते हैं कि यह बड़ी विडंबना है, यह बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरे दोस्त मुझे मेरी आत्मकथा लिखने के लिए कह रहे हैं। कहते हैं कि अपने सरल स्वभाव के कारण, यानी कवि कहते हैं कि मैंने मेरे सरल स्वभाव के कारण अपने जीवन में जो कुछ गलतियां की हैं, जो कुछ मुझसे भूलें हुई हैं और जो कुछ लोगों ने मुझे धोखे दिए हैं, मेरे साथ छल कपट पूर्वक व्यवहार किया है, तो अपनी आत्मकथा लिख करके मैं अपना और उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहता हूँ, किसी का मजाक नहीं बनाना चाहता हूँ। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की। अब यहाँ पर कवि अपनी पत्नी को याद करते हुए कहते हैं कि अपनी पत्नी के साथ मैंने मधुर चांदनी रातों में खिलखिलाकर हंसते हुए जो प्यार भरी मीठी बातें हुई हैं उसे उन्होंने उज्ज्वल गाथा कहा है, यानी कि उन्होंने अपनी प्रेम गाथा को उज्ज्वल कहा है, पवित्र गाथा कहा है। तो कहते हैं कि अपनी पत्नी के साथ मधुर चांदनी रातों में हंसते हुए खिलखिलाकर जो मैंने प्रेम भरी बातें की हैं, मैं उसे सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहता हूँ। बोलते ना कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, कहते हैं मैं उसे सबके सामने नहीं रखना चाहता हूँ। इसलिए वो कारण बता रहे ना कि क्यों आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। कहते हैं कि ये जो मेरी बातें हैं यही मेरे जीवन जीने के सहारा हैं, तो ये मैं सबके सामने रखना नहीं चाहता हूं।
मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। मुस्कुरा कर यानी कि मुस्कुरा कर, आलिंगन यानी कि बाहों में, स्वप्न यानी कि सपना। तो कवि कहते हैं कि वह सुख जिसको मैं स्वप्न में देख रहा था, तो अचानक क्या हुआ, मेरी नींद खुल गई और मैं जाग गया। तो जाग जाने से क्या हुआ, सपना टूट गया। तो कह रहे हैं कि कवि ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ सुख चाहा वो उन्हें कभी नहीं मिला। कहते हैं कि देखिए, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कहते हैं कि जो कुछ सुख मैं अपने सपने में देख रहा था कि अचानक मेरी नींद खुल गई और तब मुझे पता चला कि वह जो सुख है वह मेरी आलिंगन में, मेरी बाहों में आते आते मुस्कुरा कर मुझे धोखा दे करके भाग गया है। यानी क्या कहना चाहते हैं कि वह अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन जीने की जो कल्पना कर रहे थे वह उनकी पत्नी की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अब यहाँ पर कवि अपनी पत्नी के सुंदर सुंदर लाल गालों का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, अरुण कपोल यानी कि लाल गाल, मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा। अनुरागिनी उषा कहते हैं प्रेम भरी भोर को, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भोर के समय, उषा काल यानी कि भोर के समय उनकी पत्नी के लाल सुंदर गाल ऐसे प्रतीत होते थे मानो उसकी मतवाली सुंदर छाया में प्रेम भरी भोर भी अपने सुहाग की मधुरिमा प्राप्त करती थी। अब ये कहना चाहते हैं कि भोर के समय जो आकाश में सूर्य की लालिमा होती है, उनकी पत्नी के जो लाल सुंदर गाल थे वो उस मधुरिमा से भी ज़्यादा अच्छे थे या उनसे बढ़कर के थे, ठीक है। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। तो कहते हैं स्मृति यानी कि यादें, पाथे बनी है यानी कि सहारा बनी हुई हैं, थके पथिक यानी कि थके हुए यात्री की, और पंथा यानी कि रास्ता। कहते हैं कि परंतु अब मेरे जीवन रूपी रास्ते में मैं थके हुए पथिक की भांति हो गया हूँ और मेरी पत्नी के साथ बिताए हुए जो मेरे सुंदर पल हैं, मधुर पल हैं, उसकी स्मृतियाँ ही अब मेरे जीवन जीने का सहारा बनी हुई हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कंथा यानी कि कहानी, जीवन गाथा को कह रहे हैं। सीवन का मतलब है सिलाई, ठीक है। सीवन का मतलब है सिलाई। तो कह रहे हैं कि अंतर मन रूपी गुदड़ी की सिलाई। तो गुदड़ी क्या होता है इसे समझिए। जैसे बहुत सारे पुराने बेडशीट या साड़ियों को सिल करके, हाथ से स्टिच करके या सिलाई करके उसको बिछाने के लिए या सोने के लिए बनाया जाता है। तो कहते हैं कि सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा को। तो कहते हैं कि मतलब क्यों देखना चाहते हो मेरे अंतर मन रूपी गुदड़ी की सिलाई को उधेड़ कर तुम उसमें मेरी जीवन गाथा में क्या देखना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। कहते मेरा जीवन बहुत छोटा है, उसकी मैं बड़ी बड़ी कथाएं कहाँ से लिख दूँ। अब यहाँ पर कवि के जो उनका जो स्वभाव, सरल स्वभाव का परिचय में मिलता है। तो कह रहे हैं कि मेरा जीवन अभी बहुत छोटा है, मैंने उसमें ऐसी कोई भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त नहीं की हैं जिसकी गाथा मैं अपनी आत्मकथा में लिख दूं और उसको आप पढ़ें और अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्त करें, ठीक है। तो यहाँ पे कवि के स्वभाव की सरलता हमें पता चलती है। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कहते हैं कि क्या यह ज्यादा अच्छा नहीं कि मैं मौन रह करके, शांत रह करके दूसरों की आत्मकथाओं को सुनूं या पढ़ूं या उनकी कहानियों को जानूं। सुनकर क्या तुम भला करोगी मेरी भोली आत्मकथा। कहते हैं कि मेरी भोली भाली आत्मकथा यानी कि मेरी जो जीवन गाथा है वो बहुत सरल है, सीधी है, इसे सुन करके पढ़ करके तुम भला करोगे भी क्या। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। व्यथा मतलब दुख। कहते हैं कि अभी सही समय भी नहीं है
क्योंकि जो मेरी व्यथा है, जो मेरा दुख है, वो बहुत मुश्किल से मतलब सोया है, अभी शांत हुआ है। यानी कि कवि अपने दुख भरे पलों को बहुत मुश्किल से भुला करके जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि अभी सही समय नहीं है। कहते हैं कि मैं फिर से अपने दुख भरे क्षणों को याद करके फिर से दुखी नहीं होना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूँ। इसलिए मेरे दोस्तों अपने दोस्तों को बोलते हैं कि इसलिए मुझसे मेरी आत्मकथा लिखने के लिए मत कहो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पूरी व्याख्या। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, व्याख्या समझ में आ गई होगी। अच्छी लगती है वीडियो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।